नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर श्री फूल मीणा, सहआचार्य इतिहास विभाग, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के गणराज्यों वाले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी आपको दी गई थी। अब इस जो वीडियो में अपन आज अध्ययन करेंगे वो है गणराज्यों की शासन प्रणाली। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में बज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल्ल और शाक्यों के प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनमें कोई वंश परंपरागत राजा ने था। राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में ही निहित मानी जा सकती थी। प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य ने उस समय के अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था। न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, सभी समान थे। किसी प्रकार का भेदभाव आपस में नहीं था। शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था और चुना हुआ व्यक्ति ही शासन चलाता था। सबसे पहले था राष्ट्रपति। सारे देश या गणराज्य का एक अधिपति होता था, जैसे गणपति, गणश्रेष्ठ, गणराज्य या संघ प्रमुख कहा जाता था। इसका चुनाव किया जाता था। यह गणराज्य की जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलाता था। इसे राजा भी कहा जाता था। शाक्य गणराज्य के गणश्रेष्ठ शुद्धोधन, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे, को राजा भी कहा जाता था। इसी प्रकार लक्षियों के गणपति चेटक के लिए भी राजा शब्द का उल्लेख मिलता है। गणपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। फिर है मंत्री परिषद। ये परिषद गणपति के शासन चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी। शासक वर्ग के लोग ही प्राय मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। यह एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। इसकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 मानी जाती थी। इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, यह अभी तक विवाद का विषय है। फिर परिषा। गणपति और मंत्री परिषद परिषा के प्रति उत्तरदायी होते थे। परिषा गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी। इसे परिषद भी कहते थे। ये वर्तमान लोकसभा के समान ही थी। परिषा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता था। परिषा के प्रतिनिधि सदस्य भी राजा कहलाते थे। परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित रहती थी। लिच्छवी गणराज्य में परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या 7,700 थी। इस संस्था की कार्य पद्धति और अधिकार कर्तव्य के बारे में हमें अधिक ज्ञान नहीं मिल पाया है। फिर है संस्थागार। परिषा की बैठक संस्थागार या संस्थागार नामक भवन में होती थी। यह लोकसभा भवन के समान था। परिषा के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य और गणपति इसमें एकत्रित होकर महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद तथा चर्चा करते थे और निर्णय लेते थे। बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। पक्ष विपक्ष में मत देने के लिए रंगीन सलाखाएं होती थी। संस्थागार में एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी रहता था। आधुनिक युग में हम इसे कोरम भी कह सकते हैं। प्रस्तुत विषय में प्रत्येक सदस्य अपने विचार और मत प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता था। प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले मौन रहते थे, विपक्ष वाले ही अधिक बोलते थे। विवादग्रस्त विषय मत विभाजन वोटिंग द्वारा तय होता था। पक्ष विपक्ष से संबंधित रंगीन सलाखाओं को एक अधिकारी एकत्रित करता था। उसे सलाका ग्राहपक कहते थे। शासन चलाने के लिए परिषा के सदस्य अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निर्वाचन करते थे। उनकी अनुशंसा पर ही मंत्री परिषद और गणमुख्य उनकी नियुक्ति करता था। संस्थागार में बैठने के स्थान को आसन कहते थे। जिस अधिकारी के ऊपर सभी सदस्यों को उचित स्थानों पर बैठाने का भार था, उसे आसन प्रज्ञापक कहते थे। फिर सेना व पुलिस। गणराज्य की रक्षा के लिए एक सेना का गठन किया हुआ था। सेना के संचालन के लिए एक सेनापति होता था। उसकी सहायता के लिए कई सेनानी होते थे।
सेनापति व सेनानियों की नियुक्ति गणराज्य की ओर से गणपति करता था। सेना की संख्या पर्याप्त होती थी। गणराज्य होने से संपूर्ण गण प्रजा युद्ध के समय सेना का साथ देती थी। नगरों व राजधानी की व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। पुलिस का मुख्य काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। वह अपराधियों को पकड़ती थी। तत्कालीन साहित्य से पता चलता है कि वर्तमान पुलिस की भांति उस युग की पुलिस भी कभी कभी भ्रष्ट आचरण करती थी और लोगों से पैसे भी ऐंठती थी। फिर है अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग। शासन का काम चलाने के लिए कई नागरिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इनमें अलग अलग श्रेणियां होती थी अधिकारियों की, जैसे संस्थागार में काम करने वाले कर्मचारी, आसन प्रज्ञापक, गणपूरक, सलाह का ग्राहक आदि थे। इन अधिकारियों में महामात्र, व्यवहारिक, सूत्रधार आदि थे। संकट काल में गणराज्य के सभी नागरिक गणराज्य के सेवक माने जाते थे और उनसे सेवा ली जाती थी। फिर है न्याय व्यवस्था। गणराज्यों में न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध होता था। छोटे छोटे झगड़ों तथा विवादों का निपटारा स्थानीय सभाएं कर देती थी। वैसे न्यायालयों की भी व्यवस्था उस समय थी। परिसा, मंत्रिपरिषद और गणपति भी न्याय करने का काम करते थे। फिर है कर व आय के साधन। गणराज्य का शासन चलाने के लिए सारे गण के लोगों को कर देना पड़ता था। कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से भी कर लिए जाते थे। जुर्माना तथा राष्ट्रपति को मिलने वाली भेंट भी गणराज्य की आय के मुख्य साधन माने जाते थे। वनों, खदानों एवं अन्य कर साधनों से भी गणराज्य की आमदनी होती थी। शासन, गणपति, मंत्रिपरिषद, सेना, पुलिस आदि पर भी ये रकम खर्च की जाती थी। फिर है प्रशासकीय इकाइयाँ। समस्त गणराज्य शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभक्त था। उसके बाद जिले आते थे। जिले तहसीलों और गांवों में विभाजित होते थे। कई जातियों ने मिलकर गणराज्य बनाए थे, जैसे कि वज्जी गणराज्य में 8 छोटे छोटे गण सम्मिलित थे। अतः आंतरिक शासन के मामले में उन्हें काफ़ी सुविधाएं प्राप्त थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में गणराज्यों की शासन प्रणाली और राजनीतिक जीवन की पूरी झांकी हमें मिलती है। उनकी शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और सुसंगठित थी। जातक ग्रंथ, महापरिनिर्वाण सूत्र, ललित विस्तार आदि पुस्तकों में इनका अच्छा उल्लेख है। वैशाली का गणराज्य तो इतना सुसज्जित और सुसंगठित था कि भगवान बुद्ध अक्सर यहाँ जाया करते थे। उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा की है। महावीर स्वामी को भी लिच्छियों का शासन तंत्र पसंद था। इस प्रकार महाजनपद युग में गणराज्य सुसज्जित तो थे, परंतु उनकी अपनी कठिनाइयाँ भी थी। इनमें मत भिन्नता अधिक रहती थी। इसी कारण से इनका धीरे धीरे पतन हुआ।